डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो विषय है वो है ब्रिटिश संसद। इसकी भूमिका देख लेते हैं हम। यदि हम ब्रिटिश संसद की बात करें तो ब्रिटिश संसद को विश्व की समस्त संसदों की जननी माना जाता है, यानी कि मदर ऑफ पार्लियामेंट्स। संसार का कोई भी ऐसा प्रजातांत्रिक देश नहीं हो सकता जिसकी विधान पालिका पर ब्रिटिश संसद का किसी भी तरह का कोई प्रभाव न पड़ा हो। ब्रिटिश संसद की व्यवस्था किसी संवैधानिक कानून द्वारा नहीं की गई, अपितु इसका विकास धीरे धीरे हुआ है। ब्रिटिश संसद द्विसदनीय है। ब्रिटिश संवैधानिक शब्दावली में लॉर्ड सदन को ऊपरी सदन तथा कॉमन सदन को लोअर चैम्बर यानी निम्न सदन का नाम भी दिया जाता है या निम्न सदन भी कहा जाता है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप ब्रिटिश संसद के भूमिका के बारे में आप इसमें लिख सकते हो। अब हमें संसद का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। संसद का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट। यदि हम संसद के अर्थ की बात करें तो संसद का अर्थ दो रूपों में लगाया जा सकता है। दो रूप कौन से हैं? प्रथम रूप है कानूनी तथा शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से। अगर कानूनी अर्थ में संसद का अर्थ स्पष्ट करें या हम अर्थ जानने की कोशिश करें तो कानूनी अर्थ में संसद तीन अधिकारियों के मिलने से बनती है, जिसमें सम्राट होता है, लोकसभा तथा कॉमन सभा शामिल हैं। इन तीनों अधिकारियों को मिलाकर है संसद का नाम दिया गया है ब्रिटिश शब्दावली के अनुसार। पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द पार्लेमा से हुई है। पार्लेमा से हुई है, जिसका अर्थ होता है गपशप की दुकान, यानी बातें मारना, आपस में कुछ विचार करना। चार व्यक्ति बैठ गए, किसी विषय के ऊपर बात करेंगे तो भी एक किस्म का कुछ न कुछ वहाँ से वाद विवाद होगा और उसके बाद कोई नया विचार उत्पन्न होगा। तो 15वीं शताब्दी के उग्र वामपंथी लोगों द्वारा या वामपंथी तथा आधुनिक आलोचकों के अनुसार संसद है जो गप्पे लड़ाने का अड्डा है, यानी बात करने का अड्डा है। संसद वह स्थान है जहां लोग बैठकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में बातें करते हैं, जैसे कि लोकसभा और कॉमन सभा में होता है। यानी कि अगर हम एक सामान्य भाषा में संसद का अर्थ स्पष्ट करें तो संसद का अर्थ है एक विचारशील संस्था, वाद विवाद करने वाली संस्था, जो बैठकर अपने देश की राष्ट्रीय नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बारे में अपनी राय रखते हैं संसद के अंदर। तो इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि संसद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसकी उत्पत्ति
किस राजा के द्वारा कहाँ से हुई, तो इसके बारे में ये सारा का सारा ये डायग्राम दिया गया है, ये सारा का सारा लिखा हुआ है। तो अगर हम मोटे तौर पर इसका अध्ययन करें तो संसद की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी का चेनसन डी रोलैंड सबसे पहला दस्तावेज है, यानी डॉक्यूमेंट है, जिसमें पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया गया और अर्थ बताया गया है। क्या अर्थ बताया गया है? दो व्यक्तियों में परस्पर बातचीत शुरू होती है, यानी दो व्यक्ति आपस में बातचीत शुरू करना, यानी बातचीत करते हैं आपस में, तो संसद का अर्थ यहीं से विकसित हो जाता है, यानी संसद यहीं से विकसित हो जाती है। यानी कि अगर शुरू की संसद हम देखें, स्टार्टिंग की, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो दो व्यक्तियों में परस्पर बातचीत शुरू में संसद का अर्थ होता था। उसके बाद कुछ व्यक्तियों का वह समुदाय जहाँ कुछ परामर्श होता है, डिस्कस, उसी युग में रनीमेड की सभा को संसद का नाम दिया गया था, जिसमें सम्राट जॉन ने कुलीन वर्ग को आज्ञा पत्र प्रदान किया था। संसद का इतिहास ब्रिटेन के अन्य राजनीतिक संस्थाओं की तरह संसद भी संयोग की संतान है। तो यानी कि एक विकास का परिणाम है संसद। तो जैसे राजा, सम्राट, किंग, जो उस टाइम के राजा जॉन थे, जिसने मैग्ना कार्टा बिल पारित किया था, या मैग्ना कार्टा बिल पर सिग्नेचर किए थे, और जो मैग्ना कार्टा बिल था वो कुलीन वर्गों की विजय का प्रतीक उस टाइम माना जाता था। तो उसके बाद धीरे धीरे संसद का विकास हुआ और लास्ट में आकर है जो 1832 से 1928 ईस्वी तक कई मताधिकार संबंधी सुधार हुए, जिनके द्वारा मध्यम वर्ग, वयस्क पुरुषों को, 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को और अंत में सभी को 21 वर्ष से अधिक आयु वाले महिलाओं और पुरुषों को मताधिकार मिल गया था। तो उसके बाद 1969 में मतदाताओं की जो न्यूनतम आयु घटाकर उसको 18 वर्ष कर दिया गया था ब्रिटिश व्यवस्था में। तो ये है संसद की उत्पत्ति, यानी कि बेसिक जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से हुई थी। जैसे राजा जॉन है, उसके बाद साइमन डी मोंटफोर्ट है, तो मेरी और विलियम है, ये इन्होंने अलग अलग तरह से संसद को अपने तरीके से हैंडल किया था। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर संसद का, ब्रिटिश संसद के बारे में। हम ब्रिटिश संसद के अंदर दो सदनों की बात करेंगे। प्रथम है लॉर्ड सदन, जिसको ऊपरी सदन भी कहा जाता है, इसको उच्च सदन भी बोला जाता है। तो इसके बारे में हम पहले देखेंगे संरचना कितनी है इसकी, संरचना कैसे, किस प्रकार संरचना है इसकी, कॉम्पोजिशन। तो देखें तो लॉर्ड सदन के जो कुल सदस्यों की संख्या स्थायी रूप से निश्चित नहीं की गई। क्यों नहीं निश्चित की गई? इसके कारण है दो। पहला कारण तो ये है 1958 के जीवन पियर्स कानून के अनुसार सम्राट प्रधानमंत्री के कहने पर नए पैतृक लॉर्ड्स तथा
जीवन भर के लिए नए लॉर्ड्स नियुक्त कर सकता है। पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण है इसका 1963 में एक एक्ट पास किया गया और इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी पैतृक लॉर्ड अपनी लॉर्डशिप को अपनी इच्छा अनुसार त्याग सकता है। यानी अब उसकी इच्छा है, अगर वो अपनी मेंबरशिप छोड़ना चाहे तो लॉर्ड सभा की छोड़ सकता है। तो धीरे धीरे इसकी संख्या में है जो कटौती की गई और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या जो सीटिंग मेंबर जो बैठते हैं, सीटिंग मेंबर, उनकी संख्या है 799। तो नेक्स्ट है पैतृक लॉर्ड। जो पैतृक लॉर्ड्स होते हैं इनका क्या अर्थ है? पैतृक लॉर्ड सदस्यों से अभिप्राय है कि ऐसे सदस्यों से जिनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े सुपुत्र लॉर्ड सदन के सदस्य बनते हैं। 1963 से पहले यह व्यवस्था थी कि जो पैतृक सदस्यता की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके बड़े पुत्र को लॉर्ड सदन का सदस्य बनाना ही पड़ता था, चाहे वह सदस्य बनने के इच्छुक हो अथवा न हो। ये है पैतृक लॉर्ड्स और वर्तमान में इनकी संख्या है 92। यानी कि 92 ऐसे मेंबर हैं जो पैतृक सदस्य हैं लॉर्ड सदन के अंदर। नेक्स्ट है नियुक्त किए गए लॉर्ड। नियुक्त किए गए, कौन नियुक्त करेगा, किस प्रकार नियुक्त किए जाएंगे? 1958 में जीवन पियर्स एक्ट के अनुसार ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था ये एक्ट 1958 में, और इस एक्ट के अनुसार या इस कानून के अनुसार सम्राट नए पियर्स नियुक्त कर सकता है। उसके बाद 1958 से पहले महिलाओं को लॉर्ड सदन का सदस्य नहीं बनाया जाता था, परंतु इस कानून के अधीन जिस टाइम ये 1958 का कानून आया था, इस कानून में जो महिलाएं हैं उनको भी लॉर्ड सदन का सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और इसके साथ साथ 1958 के कानून के अनुसार सम्राट उन व्यक्तियों को लॉर्ड सदन का सदस्य नियुक्त करता है जिन्होंने विज्ञान, राजनीति, कानून, कूटनीति अथवा किसी अन्य क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की हो। तो ये है नियुक्त किए गए पियर्स। आजकल इनकी संख्या है 525। नेक्स्ट है इसी के अगला पॉइंट है लोक लॉर्ड्स तथा स्वतंत्र लॉर्ड्स। इसमें है ब्रिटिश लॉर्ड सदन में ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड्स नियुक्त करवाए जाने की व्यवस्था है। इनकी नियुक्ति किस प्रकार? तो 20 जनवरी 1999 की अगर बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी के लॉर्ड वेकहम की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, या एक आयोग
नियुक्त करने की घोषणा की थी और इस आयोग को लॉर्ड सदन के सदस्यों की नियुक्ति अथवा चुनाव संबंधी अपनी सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया है या गया था। उसके बाद इस आयोग ने पहली बार 15 लॉर्ड्स तथा पीयर्स नियुक्त करने थे। यानी इस आयोग ने बोला भी 15 हैं जो लॉर्ड्स और पीयर आप नियुक्त कर सकते हैं। इन 15 स्थानों के लिए लगभग 3000 व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिए थे। यानी कि जिस प्रकार हम कोई वैकेंसी है, मान लीजिए 7 सीट है, 7 मेंबर लेने और उसके लिए एप्लीकेशन हज़ारों में आ जाएं, 5000 7000, तो इसी प्रकार 15 सीटें थीं, लेने 15 व्यक्ति थे और उसकी रिक्वेस्ट प्रार्थना पत्र कितने व्यक्तियों के आए? प्रार्थना पत्र हैं लगभग हैं जो 3000 व्यक्तियों ने अपने प्रार्थना पत्र दिए थे और इस आयोग ने उन व्यक्तियों में से 15 पीयर्स का चुनाव किया था। इस आयोग के चुनाव अनुसार ब्रिटिश सरकार ने उन 15 सदस्यों को लॉर्ड के आजीवन सदस्य नियुक्त करने की सिफारिश ब्रिटिश महारानी से की थी। तो ब्रिटिश इतिहास में यह प्रथम बार था कि लॉर्ड सदन के सदस्यों का चुनाव एक नियुक्त समिति द्वारा किया गया है या इन सदस्यों की नियुक्ति किसी एक समिति द्वारा की गई थी। तो इस समिति द्वारा जो नियुक्त किए गए लॉर्ड्स को लोकप्रिय पीपल पीयर्स, स्वतंत्र पीयर या साधारण पीयर्स का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट है राजवंश के राजकुमार। राजवंश के राजकुमार के इस वर्ग में राजवंश के व्यक्ति शामिल किए जाते हैं, रॉयल जो फैमिली के लोग हैं, और वर्तमान समय में राजवंश से संबंधित 4 हैं जो वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है धार्मिक लॉर्ड्स। इसमें है लॉर्ड सदन में कुछ धार्मिक अथवा आध्यात्मिक लॉर्ड्स भी होते हैं और ये इनका कार्य क्या है? धार्मिक लॉर्ड्स का धार्मिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करना, यानी कि जो धार्मिक संगठन होते हैं ना, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं ये धार्मिक लॉर्ड्स और इनकी संख्या है 26 वर्तमान समय में। उसके बाद है नेक्स्ट है विधिवेता लॉर्ड्स। विधिवेता लॉर्ड्स यानी लॉ लॉर्ड्स, ये आजीवन लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। इनका चयन उन लोगों में से होता है जिन्हें कानूनी ज्ञान हो या कानून के बारे में कुछ ज़्यादा अनुभव हो, एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस हो कानून के क्षेत्र में। और इसके बाद इनकी संख्या है 9 वर्तमान समय में। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है लॉर्ड सदन के सदस्यों की अयोग्यताएं। इनकी अयोग्यताएं क्या होती हैं? पहली अगर हम देखें तो लॉर्ड सदन के सदस्य चुनाव में भाग नहीं ले सकते। उन्हें न तो मत देने का तथा न ही कॉमन सदन का चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। यानी न तो चुनाव में भाग ले सकते हैं, न ही कॉमन सदन का चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद 1963 में एक एक्ट आया जिसको पीयर्स एक्ट कहा जाता है। 1963 में पीयर्स एक्ट 1963, इसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि यदि
लोड सदन का कोई सदस्य अपने पद का त्याग करना चाहे तो उसको ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है। जब तक कोई पैतृक सदस्य सर्व जब तक यानी कि अगर यदि लॉर्ड सदन का कोई सदस्य अपने पद का त्याग करना चाहे तो उसको ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है। जब तक कोई पैतृक सदस्य की मृत्यु न हो जाए, यानी कि जब तक कोई पैतृक सदस्य स्वर्गवास हो जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह लॉर्ड सदन की पैतृक सदस्यता प्राप्त करे अथवा न करे, उसकी मर्जी है। यदि लॉर्ड सदन का कोई सदस्य सदन की मेंबरशिप त्याग देता है तो वह कॉमन सदन के चुनाव में भाग भी ले सकता है और उसको संसदीय चुनावों में मताधिकार भी प्राप्त हो जाता है। तो कहने का जो अभिप्राय है मोटे तौर पर, भाई लॉर्ड सदन का अगर कोई सदस्य है वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता और न ही मत दे सकता और न ही कॉमन सदन का चुनाव लड़ सकता। यानी अगर कोई सदस्य मेंबरशिप छोड़ देता है तो उसको कॉमन सदन के चुनाव में भाग भी ले सकता है और उसको संसदीय चुनाव में मताधिकार भी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार। इसके विशेषाधिकार क्या है? प्रथम विशेषाधिकार है सदन के सदस्यों को सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यानी कि सदन के अंदर कुछ भी बोले उनको पूर्ण स्वतंत्रता है। कुछ भी किसी प्रकार का भाषण दे, भाषण ये नहीं है वो दूसरी कोई ऐसी जो अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, नहीं, उनको अपने विचार रखने का पूर्ण अधिकार है, उनको पूर्ण स्वतंत्रता है। कोई सदस्य किसी विषय संबंधी जितना समय भी बोलना चाहे बोल सकता है। सदन में दिए गए भाषण के आधार पर किसी भी सदस्य के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई वैधानिक इंक्वायरी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है जब सदन का अधिवेशन चल रहा होता है तो सदन के किसी सदस्य को किसी दोष के कारण बंदी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है विशेषाधिकार में सदन के विशेषाधिकारों की उल्लंघना करने के दोष के कारण व्यक्तियों को सदन स्वयं ही दंड दे सकता है। यानी अगर सजा देनी है तो खुद ही सदन ही दे सकता है। अगला है लॉर्ड सदन का अध्यक्ष। जुलाई 2006 से पहले लॉर्ड सदन का सभापति लॉर्ड चांसलर होता था। जुलाई 2006 से पहले, परंतु जुलाई 2006 में लॉर्ड चांसलर का पद समाप्त करके निर्वाचित स्पीकर की व्यवस्था की गई थी। यानी कि अब सभापति के स्थान पर है जो अध्यक्ष का पद है उसकी व्यवस्था कर दी गई, जैसे हमारी लोकसभा के अंदर है। उसके बाद है गणपूर्ति, कोरम। यानी कि कितने सदस्यों की प्रेजेंस जरूरी है। गणपूर्ति सदन का अधिवेशन करने के लिए या इसके
किसी विधेयक को पास करने के लिए कम से कम 30 सदस्य अवश्य उपस्थित होने चाहिए। यानी किसी विधेयक को अगर पास करना है तो कम से कम 30 सदस्य अवश्य उपस्थित होने जरूरी है। नेक्स्ट है लॉर्ड सदन का अधिवेशन। इंग्लैंड में संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होता है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक ही समय ही बुलाया तथा विसर्जित किया जाता है। परंतु इस संबंध में इस बात का कोई उल्लेख है कि दोनों सदनों को आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न समय में स्थगित किया जाता है। यानी कि इंग्लैंड में संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होता है, ये कंपलसरी है। लॉर्ड सदन सोमवार से वीरवार तक एक सप्ताह में केवल 4 दिन के लिए इकट्ठी होती है। तो ये था हमारा लॉर्ड सदन के बारे में संरचना, कितने प्रकार के इसके अंदर लॉर्ड्स होते हैं। इसके और भी हैं, जैसे स्कॉटलैंड के, उत्तरी आयरलैंड के, उनके कितने मेंबर हैं लॉर्ड सभा के अंदर बैठते हैं। तो इसके बाद है लॉर्ड सदन की शक्तियाँ। लॉर्ड सदन के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? प्रथम है वैधानिक शक्तियाँ, यानी कि कानून बनाने की शक्ति। इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि सत्ता केंद्र सरकार के पास रहती है। यानी शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार ही सारा का सारा देश का संचालन करती है। तो राज्य सरकारों का कोई अस्तित्व नहीं है, न ही किसी प्रकार की शक्तियों का विभाजन किया गया इंग्लैंड के अंदर। समूची शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं तथा संसद प्रत्येक विषय संबंधी कानून का निर्माण कर सकती है। 1911 के एक्ट के अनुसार 1911 में एक एक्ट आया, उसके अनुसार संसद है जो, यानी जो लॉर्ड सभा है, उसकी शक्तियों कम कर दी गई थी। उस कम करने का कारण क्या था? 1911 के संसदीय कानूनों से दोनों सदनों की शक्तियां संबंधी समानता समाप्त हो गई। वैधानिक क्षेत्र में लॉर्ड सदन के मुकाबले कॉमन सदन की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली बना दी गई। यानी कि इसका अभिप्राय है कि यह हुआ कि 1911 के कानून के अनुसार वैधानिक क्षेत्र में लॉर्ड सदन की शक्ति केवल यह थी कि वह किसी कानून को अधिक से अधिक 2 वर्ष के समय तक रोक सकती है या रोक सकता है लॉर्ड सदन। लेकिन 1949 में एक्ट आया, 1949 का एक्ट। 1949 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि संसदीय कानून के अधीन लॉर्ड सदन के बिल को रोकने के लिए शक्ति 2 वर्ष से कम करके 1 वर्ष कर दी गई। यानी कि अगर किसी बिल को अगर रोकना चाहे लॉर्ड सदन, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए रोक सकती है। 1949 में लागू किए गए संसदीय कानून के अधीन लॉर्ड सदन के बिल को रोकने की शक्ति 2 वर्ष से कम करके 1 वर्ष कर दी गई थी। अब यह व्यवस्था इस प्रकार है कि यदि कॉमन सदन लगातार 2 अधिवेशनों के तीसरे वाचन की तिथि तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया
हो तो उस बिल को दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। 1911 के संसदीय कानून के लागू होने से पहले लॉर्ड सदन तथा कॉमन सदन को वित्तीय क्षेत्र में समान शक्तियाँ प्राप्त थी। कोई भी धन विधेयक लॉर्ड सदन की अनुमति के बिना अंतिम रूप में पास नहीं समझा जाता था। एक परंपरा के अधीन धन विधेयक पहले कॉमन सदन में ही प्रस्तुत किए जाते थे। 1909 में लॉर्ड सदन ने कॉमन सदन द्वारा पास किए गए वार्षिक बजट को रद्द कर दिया तथा इस कारण लॉर्ड सदन की वित्तीय शक्तियों की स्पष्ट रूप से निश्चित करने की आवश्यकता अनुभव हुई। तो 1911 के संसदीय कानून पास 1911 के जो संसदीय कानून में यह प्रावधान किया गया कि धन विधेयक लॉर्ड सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कॉमन सदन द्वारा पास किए गए धन विधेयक को यदि लॉर्ड सदन एक मास के या एक महीने के समय में पास न करे तो धन विधेयक को उस रूप में ही पास समझा जाएगा जिस रूप में कॉमन सदन ने उसको पास किया था। इसका भाव अर्थ है कि लॉर्ड सदन धन विधेयक को अधिक से अधिक केवल एक महीने के लिए रोक सकता है। जैसे इसका उदाहरण, जैसे हमारी संसद है, जैसे धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पास किया जाता है, लोकसभा में रखा जाता है, तो उसके बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा इसको 14 दिन तक रोक सकती है। न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ के बारे में अगर बात करें तो अक्टूबर 2009 तक लॉर्ड सदन ही इंग्लैंड में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता था तथा न्यायालय संबंधी सभी शक्तियाँ इसे प्राप्त थी। परंतु 2005 के अधिनियम द्वारा इंग्लैंड में अलग से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई तथा इस न्यायालय ने अक्टूबर 2009 से अपना कार्य करना आरंभ कर दिया है और वर्तमान समय में लॉर्ड सदन सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता। तो कार्य कौन करता है? वहाँ का सुप्रीम कोर्ट, जिसने अपना कार्य करना आरंभ किया है 2009 में। नेक्स्ट है कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियों में लॉर्ड सदन को कुछ कार्यकारी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। जैसे सदन के सदस्य मंत्रियों से किसी विषय संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देते हैं। और इसके बाद लॉर्ड सदन प्रशासनिक नीतियाँ जितनी हैं उनसे संबंधी प्रत्येक विषय पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार कर सकते हैं। तो इंग्लैंड में जो लॉर्ड सभा है, अगर हम देखें तो अगर हम निष्कर्ष के तौर पर देखें तो इंग्लैंड में अगर लॉर्ड सभा का अध्ययन किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लॉर्ड सदन है जो वो विश्व का सबसे द्वितीय कमज़ोर सदन माना जाता है, यानी दूसरा सबसे। क्योंकि लॉर्ड सदन की अपेक्षा कॉमन सदन को ज़्यादा शक्तियाँ वित्तीय और वैधानिक क्षेत्रों में प्राप्त हैं। तो नेक्स्ट हम अगला हमारा टॉपिक होगा ब्रिटिश संसद का कॉमन सदन। थैंक यू वेरी मच।